अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। पहली बुरी खबर तो आपके लिए यह है कि बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया है IMF की शराइत की वजह से। IMF ने कहा था कि बिजली की कीमतें बढ़ाएं और हुकूमत पाकिस्तान ने बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया है। अब अफसोस की बात यह है कि जो 100 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं उनके भी पर यूनिट 7 रुपये इजाफा हो गया है, 7.5 रुपये। यानी जो 100 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं, 200 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं, उनका भी 7.5 रुपये इजाफा हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मिनिमम स्लैब है 100 यूनिट वाली, उनको भी नहीं बख्शा गया, उनके यूनिट में भी 7.5 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। हालांकि हमने तो ये सुना था कि 100 यूनिट और 200 यूनिट और 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाली जो स्लैब्स हैं उनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। यहाँ तक कि 200 यूनिट तो हुकूमत पंजाब ने कहा था कि बिल आएगा ही नहीं, ज़ीरो बिल आएगा 200 यूनिट तक। और 300 यूनिट वालों के लिए सिंध हुकूमत ने कहा था, पीपल्स पार्टी ने कहा था कि अगर हमारी हुकूमत आई तो 300 यूनिट तक फ्री कर देंगे। अब पीपल्स पार्टी को भी ख्याल नहीं आया कि जब बजट में वो अपनी फरमाइशें कर रहे थे तो ये जो बिजली के यूनिट हैं 300 यूनिट वाले, उनको भी को मुफ्त करा लेते, वो भी उनको ख्याल नहीं आया। तो पीपल्स पार्टी भी सियासत और मुनाफिकत खेल रही है और PMLN की हुकूमत जो है वो भी यही कर रही है। अब आप देखें कहाँ 200 यूनिट तक के लोगों को फ्री करने का वादा किया गया था और कहाँ 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के यूनिट में भी 7.5 रुपये इजाफा कर दिया गया है। तो ये मेरा ख्याल जुल्म है। और इस वक्त जितने बिजली के बिल आ रहे हैं, मसा हमारे घर में जो खातून काम करने के लिए आती हैं सफाई करने के लिए, वो खातून का भी वो बता रही थी कि 19,000 रुपये उनका बिल आया। तो आप सोचें उस घर में ना AC है ना कुछ है, 19,000 रुपये बिल आ गया है। तो आम जो लोग हैं उनके अगर इतने इतने बिल आ रहे हैं और हमारे जो बिल आ रहे हैं, जो मेरा बिल आया है वो मुझ जैसे शख्स को भी तकलीफ़ दे रहा है कि ज़्यादा बिल है, और हमारे दोस्तों में भी ऐसी सूरत हाल है। तो बिजली के बिलों में अब मुझे ख़दशा ये है कि अगले महीने जो बिल आएंगे उस पर कहीं अवाम के सब्र का पैमाना पिछले साल की तरह लबरेज ना हो जाए। तो बहरहाल देखिए कितने लोगों की जो कैपेसिटी है वो क्या है और बिल जो है वो क्या आ रहे हैं। आगे आ जाइए ज़रा। दो बयानिए इमरान खान के ख़िलाफ़ बनाए गए और दोनों ही बयानिए जो हैं वो पिट गए हैं। एक बयानिया पहले दिन पिट गया, दूसरा बयानिया को तीसरे दिन जाकर पिट गया। एक बयानिया बनाया गया जो है वो अब दिलचस्प बात यह है कि अब हुकूमत के लिए बयानिया जो हैं वो बना रहे हैं ओन चौधरी साहब और फयाजुल हसन चौहान साहब। अब जब इन्होंने बयानिया बनाना है तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है। तो चौहान साहब ने कल क्या कहानी सुनाई, उन्होंने कहा कि जी इमरान खान को जो हीरो बनाया गया है, हर बंदा कहता है जी इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीता, और आज हालांकि कोई नहीं कहता, अब तो इमरान खान की सियासत डिस्कस होती है। आजकल कोई इमरान खान को ये कह के नहीं पुकारता कि जी ये इमरान खान से हम इसलिए मोहब्बत करते हैं कि इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीता था। आज इमरान खान के फैंस जो हैं उनको अगर आप 10 ऑप्शंस दें या 6 ऑप्शंस दें या 3 ऑप्शंस भी दें इमन कि आप इमरान खान को क्यों पसंद करते हैं, क्या उसकी तर्ज हुकूमत की वजह से, क्या उसके बयानिया की वजह से जो ग़ुलामी का बयानिया है, या वर्ल्ड कप की वजह से, तो मेरा ख्याल है कोई 2% या 1% लोग ही होंगे जो कहेंगे इमरान खान को हम सिर्फ इसलिए पसंद करते हैं कि उसने वर्ल्ड कप जीता था। तो ये वर्ल्ड कप जीतने वाली कहानी जो है ये उस तरह है नहीं। लेकिन फिर भी फयाजुल हसन चौहान साहब ये समझते हैं कि इमरान खान सिर्फ इसलिए पॉपुलर है कि उसने 92 का वर्ल्ड कप जीता था, और अगर हकीकत बता दी जाए कि 92 का वर्ल्ड कप कैसे जीता था तो शायद इमरान खान की मकबूलियत ज़मीं बोस हो जाएगी। ये उनको लगता है, ये उनका ख्याल है, और यही वजह है कि उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि 92 का वर्ल्ड कप तो इमरान खान को यहूदी लॉबी ने जितवा कर दिया था, और उसके लिए वो बताते हैं कि एक मैच जो पाकिस्तान के लिए जीतना बहुत ज़रूरी था और उसमें उनकी शिकस्त यकीनी थी पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की हुकूमत सिर्फ 74 रन पर ढेर हो गई थी, उसमें मसनूई बारिश करा दी गई। अब मुझे सवाल पैदा नहीं, मतलब मुझे ये समझ नहीं आती चौहान साहब की बातें, इसमें कई तरह के तजादात हैं। एक तो ये कि अगर आप उस हफ्ते का वेदर चेक करें तो पूरा हफ्ता ही क्लाउडी था। उससे एक दिन पहले जो 29 फरवरी का मौसम था उसमें भी बारिश की पेशगोई की गई थी। 28 फरवरी को, ये यकम मार्च के मैच की बात करते हैं, यकम मार्च 1992 के मैच की बात करते हैं, जबकि 29 फरवरी और 28 फरवरी का जो मौसम था वो भी बारिश की पेशगोई उसमें भी की गई थी। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि ये इमरान खान, ये पाकिस्तान को मैच जितवा दिया गया, हालांकि 74 रन पर पाकिस्तान की टीम आउट हो गई थी और उसके बाद बारिश करवा दी गई ताकि मैच जो है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, अब हैरानी की बात यह है कि अगर वाकई बारिश करवाई भी गई थी गोल्डस्मिथ की तरफ से, तो क्या ये पाकिस्तान के 74 रन पर ढेर होने के बाद और अगली इनिंग शुरू होने से पहले इतनी क्विकली ये बारिश करा दी गई, इतनी क्विकली ये प्रोसेस हो गया कि सीडिंग भी करा दी गई, क्लाउड सीडिंग भी हो गई, बारिश भी बरस गई और मैच जो है वो सारा मैच बारिश की वजह से ख़त्म भी हो गया। तो ये क्या मतलब, इसमें कोई आपको कुछ सेंस दिखाई देती है? और फिर जमाइमा के साथ शादी तो बहुत बाद में हुई, लेकिन चौहान साहब समझते हैं कि गोल्डस्मिथ ख़ानदान के साथ इमरान खान के ताल्लुकात कायम हो चुके थे, और गोल्डस्मिथ ख़ानदान जो है वो इसलिए इमरान खान को ये वर्ल्ड कप जितवाना चाहता था ताकि वो पॉपुलर हो
और कल कलां को जाकर अपनी बेटी की शादी भी वो करें और फिर पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान की सियासत में इनको लेकर आएँ और सियासत के बाद इनको वज़ीर-ए-आज़म बनवाएँ और वज़ीर-ए-आज़म बनवाने के बाद इमरान खान को जो है वो अपने मर्ज़ी के काम करवाएं। अब इसमें भी कई सवाल पैदा होते हैं और सवाल ये पैदा होते हैं कि अगर यही प्लान था तो फिर इमरान खान 1997 के इलेक्शन में क्यों नहीं वज़ीर-ए-आज़म बन गए, या 1993 के इलेक्शन में क्यों नहीं वज़ीर-ए-आज़म बन गए वर्ल्ड कप जीतने के फ़ौरन बाद। उनको 22 साल की सियासी जद्दोजहद क्यों करना पड़ी, और 22 साल की सियासी जद्दोजहद के बाद जाकर अगर वो जीते हैं तो इलेक्शन जीते हैं और वो वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, तो फिर ये सारी कहानी जो है ये कमज़ोर सी महसूस होती है। लिहाजा वो जो एक नई कहानी सुनाई गई है कि इमरान खान को तो जाली तरीके से वर्ल्ड कप जितवाया गया, ये, और फिर इसमें आप और पॉइंट्स भी देखिए और आर्गूमेंट्स ये हैं कि दुनिया में कितने ही टूर्नामेंट्स ऐसे हुए हैं कि पिछले 25 साल में कि जिसमें बारिश बहुत सारे लोगों की टीमों के नताइज पर असरअंदाज हो जाती है। मसलन किसी को फेवर करती है, किसी को नुकसान कर देती है। कई ऐसे मैचेस हुए हैं जिसमें बारिश की वजह से एक पॉइंट मिला और वो बड़ी टीम बाहर हो गई। कई ऐसे भी हुए हैं कि बारिश की वजह से पॉइंट्स मिला और उसका फेवर भी मिल गई। तो ये कहना कि इमरान खान के लिए किया गया था, तो ये मुझे ज़्यादा इसमें मंतिक दिखाई नहीं देती। तो बहरहाल ये बयानिया अवाम में मकबूल नहीं हो सका। उल्टा फयाजुल हसन चौहान साहब को इस तरह की बातें करने पर मजाक का सामना करना पड़ा है और उनकी बात में वज़न तो क्या होता, उल्टा फयाजुल हसन चौहान साहब जो हैं उनको लोगों ने कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है और उनकी इस बात को जिसमें लॉजिक कम दिखाई देती है या ना नहीं दिखाई देती है उसको मानने से लोगों ने इनकार कर दिया। तो एक बयानिया तो पहले ही दिन पिट गया, दूसरा बयानिया चंद दिन चल गया। 2-3 दिन से खबरें चल रही हैं कि पीटीआई टूट गई, पीटीआई धड़ों का शिकार हो गई, पीटीआई में धड़ेबंदियाँ हो गई। एहतमाम से इसके लिए हेडलाइंस चलवाई जा रही हैं टीवी चैनल्स पर, एहतमाम के साथ कि पीटीआई 2 धड़ों में तकसीम, पीटीआई 3 धड़ों में तकसीम, ये कह दिया वो कर दिया। एक बुलेटिन में 4-4, 5-5 हेडलाइंस चलवाई जा रही हैं। हालांकि मैं कल भी कह रहा था कि कौन सी ऐसी सियासी जमात है जिसमें किसी भी वक्त उनके धड़े मौजूद ना हो। हर सियासी जमात में हर वक्त धड़े मौजूद होते हैं। और यहाँ पर लेकिन बतौर एहतमाम ये तासुर देने की कोशिश की गई है कि पार्टी तो ख़त्म हो गई है, पार्टी तो तकसीम हो गई है, पार्टी में तो धड़े बन गए हैं। आज क्या हुआ, आज इन दोनों धड़ों को इमरान खान ने बुलाया और दोनों धड़े इमरान खान से मिलने के लिए पहुँचे और एक ही वक्त में वो दोनों धड़े अडयाला जेल के बाहर खड़े हुए थे। तो आप सोचिए कि इमरान खान का इतना कंट्रोल तो है ना पार्टी के ऊपर कि दोनों धड़ों को उन्होंने बुलाया और दोनों जाकर मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और जब उनको मुलाकात करने नहीं दी गई इमरान खान से, ये अलग बहस है कि उनके साथ उनको क्यों नहीं मुलाकात करने दी गई। हालांकि आज कानूनी और आइनी तौर पर वो मुलाकात करने का हक रखते थे, लेकिन नहीं करने दी गई। और उसके बाद दोनों ग्रुप्स ने इकट्ठे खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है जनाब, हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है, हम इकट्ठे हैं, बिगर कॉज के लिए इकट्ठे हैं, हमारी कोई लड़ाई नहीं है। तो ये जो बयानिया बनाया जाता है कि टूट गई पीटी ख़त्म हो गई, इमरान खान से मुलाकात से पहले ही दोनों धड़ों ने कह दिया कि हमारे आपस में कोई इख्तलाफात नहीं है, वह छोटी छोटी चीज़ें थी ख़त्म हो गई हैं। तो ये बयानिया भी ज़मीन बोस हो गया। तो ये जो बयानिए बनाए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ और इमरान खान के ख़िलाफ़ रोज़ाना की बुनियादों पर, ये बयानिए रोज़ दम तोड़ते चले जा रहे हैं, यानी बनने से पहले ही दम तोड़ जाते हैं। आखिर में मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि हुकूमत ने चूँकि हुकूमत रोज़ अपनी सर्वाइवल के लिए नए हरबे तलाश करती है और एक ऐसी हुकूमत जो फॉर्म 47 में वजूद में आई है, उसकी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि वो अपना तरह तरह के कानून लेकर आए और फॉर्म 47 का कज़िया खुलने ना दे, फॉर्म 45 की हकीकतें खुलने ना दे, फॉर्म 45 में होने वाली तब्दीलियों के हक़ाइक़ आश्कार ना होने दे। ये उनकी मजबूरी है, उनकी बका के लिए ज़रूरी है। यही वजह है कि पहले वो एक ऑर्डिनेंस लेकर आए जिसमें जो ट्राइब्यूनल्स हैं उनको रिटायर्ड जजेस के हवाले करने या रिटायर्ड जजेस उनके ऊपर लगाने के लिए एक ऑर्डिनेंस आया। वो ऑर्डिनेंस जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको सस्पेंड कर दिया और ट्राइब्यूनल्स, पहले वाले ट्राइब्यूनल्स ने अपना काम शुरू कर दिया, तो आज जल्दबाजी में कानून साजी हो गई है। इस पर एक्ट मंजूर हुआ है। पहले ये एक्ट कौमी असम्बली से पास हुआ और अब आज सेनेट से भी पास हो गया। इसमें हैरानकुन बात यह है कि कमेटियों में जाए बगैर ये कानून बन गया। हालांकि एक आम प्रोसीजर ये है कि जब भी कोई कानून आना होता है तो पहले कमेटियों के पास जाता है, कमेटियों से पास होकर आता है, कमेटियों में तैयार होता है, उसके बाद आता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर जल्दबाजी क्या है? जल्दबाजी ये है कि काजी फाइज ईसा साहब ने एक ऑर्डर किया और कहा कि जी आपस में मुशावरत की जाए। बुनियादी तौर पर यह फैसला देकर टाइम दिया गया है और टाइम इसलिए दिया गया है कि आपने जो चीज़ें मैनेज करनी है कर लें। अब कानून बन गया, अब वो मुशावरत भी ख़त्म हो जाएगी। जो इलेक्शन कमीशन ने
लाहौर हाई कोर्ट से करनी थी, चीफ जस्टिस से करनी थी, वो मुशावरत की अब ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि कानून बन गया। अब सच्ची हो गई इलेक्शन कमीशन कहेगा कि जनाब ये देखें हम क्या करें, पहले ऑर्डिनेंस आया था हम तो मजबूर थे, अब कानून आ गया तो कानून तो ज़्यादा मोतबर होता है, तो कानून ये कहता है कि आपको मुशावरत की ज़रूरत नहीं है तो हम कैसे मुशावरत करें। काजी फायद साहब भी कहेंगे हाँ ये तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, अब तो कानून आ गया है, कानून पर अमलदारी तो सबकी के लिए ज़रूरी है, तो जनाब आप बिल्कुल अमल ना करें, आपको बिल्कुल मुशावरत करने की ज़रूरत नहीं है, ये काजी फायद साहब कह देंगे। तो ये जो तमाशा हो रहा है आज उसको एक मजीद जो है वो स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। यानी एक तो ऑर्डिनेंस की ज़रूरत नहीं रही, वो जो ऑर्डिनेंस आया था जिस पर स्टे दिया गया था ऑर्डिनेंस की ज़रूरत नहीं रही। दूसरा, इलेक्शन कमीशन को हाई कोर्ट से मुशावरत की भी ज़रूरत नहीं रही क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार आ गया है। लेकिन जिन ट्राइब्यूनल्स में केसेस चल रहे थे उन्हें कैसे मुंतकिल करेंगे, ये अभी भी एक सवाल मौजूद है क्योंकि जब अगर आपने ट्राइब्यूनल्स को तब्दील करना है, पहले तारिक महमूद जहांगीरी के पास है फ़र्ज़ करें, और उनसे उठाकर आपने रिटायर्ड जज के पास लेकर जाना है, तो अगेन आपको सवाल का सामना करना पड़ेगा कि क्यों अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं इनके ऊपर। जस्टिस आमिर फारूक ने पहले भी सवाल किया था, फिर पूछेंगे कि आखिर क्या आपने कहा है। अंजुम वकील ने कहा जी अकरब नेपोटिज्म हो रही है, तो उन्होंने कहा कि नेपोटिज्म का क्या मतलब है, ज़रा समझाएं ना क्या मतलब है नेपोटिज्म का। तो इन सवालों का जवाब तो अभी भी बहरहाल देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, लाहौर हाई कोर्ट की तशरीह एक अलहदा मामला है क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में वो कहेंगे कि जी वो जो ट्राइब्यूनल्स बने थे वो तो दरअसल बने ही नहीं थे, इसलिए उन ट्राइब्यूनल्स ने तो काम ही शुरू नहीं किया, वो तो कानूनी थे ही नहीं, इसलिए नए ट्राइब्यूनल्स बनाए जा रहे हैं। पहले वाले जो हैं वो ट्राइब्यूनल्स तो मौजूद ही नहीं है। हालांकि वहाँ पर भी ये लॉ पॉइंट आ सकता है कि जब जैसे शाहिद करीम साहब की जजमेंट के बाद ट्राइब्यूनल्स वजूद में आ गए और उसके बाद उन्होंने काम शुरू कर दिया, तो अगर उनसे काम हटा कर आपने किसी रिटायर्ड जज के पास लेकर जाना है तो फिर आपके पास जवाज़ क्या है। तो जवाज़ अब देगी इलेक्शन कमीशन, कहेगी कि जनाब यही जवाज़ है कि एक्ट आ गया है, कानून बन गया, तो हम क्या कर सकते हैं। अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑर्डिनेंस मुअत्तल किया गया था ये भी मामला इररेलेवेंट हो गया है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो अब चमत्कार हुआ है इस एक्ट से, जो कि शोर शराबे में जल्दबाजी में मंजूर हुआ है और उसको कमेटियों के पास भी नहीं भेजा गया। हाँ, अब देखना ये होगा, जिस बात के इम्कानात हैं मौजूद हैं, कि इसको अगर चैलेंज किया जाता है इस एक्ट को और कहा जाएगा कि कैसे रिटायर्ड जज के हवाले किया जा सकता है और कैसे पिक एंड चूज़ करके किया जा सकता है जब हाई कोर्ट्स के जजेस मौजूदा हाजिर सर्विस जजेस मौजूद हैं और वो ट्राइब्यूनल्स के लिए दस्तयाब हैं, तो फिर रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल ट्राइब्यूनल्स क्यों बनाए जा रहे हैं। और वैसे भी आप देखिए कि जो भी जज होता है वो किसी दायरा कार के तहत होता है, यानी वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाने का डर होता है, वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं उनकी ज़ेर निगरानी में होता है। लेकिन ये जो रिटायर्ड जज है ये तो किसी के दायरे असर में नहीं होता, यानी कि इसके ऊपर तो कोई कानून नहीं चलता। अगर ये गलत फैसला भी देगा, अगर फ़र्ज़ करें ये रिटायर्ड जज जो है वो नाइंसाफ़ी पर मबनी फ़ैसला भी करेगा, तो उसको फिर जो है वो उस जज की क्या बासपुर्स होगी। तो ये बहुत सारे सवालात इसमें उठते हैं। लेकिन बहरहाल हुकूमत का काम है कि वो अपने बका की खातिर इस तरह के खाकों में रंग भरे, और वो रोज़ उल्टे सीधे रंग भरती चली जा रही है, वो चाहे अच्छे लगें आँखों को या भद्दे लगें। यकीनन ये रंग जो भरे जा रहे हैं ये भद्दे लग रहे हैं, लेकिन बहरहाल हुकूमत फिर भी भरे चले जा रही है क्योंकि इससे उनकी बका का मसला दरपेश है। तो देखिए अब इसमें अदालतें इसको इस कानून साजी को कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।